नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं और बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हम कवर करेंगे प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 3। प्रोनाउन काफ़ी लंबा और थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर है, तो इसको आराम से कवर करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए और आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड में अच्छे से बने। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसका क्या क्या यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिया गया। तो वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जिनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि प्रश्न पूछा जाए, जिस तो उनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते होंगे तो वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हु दिया गया है, हुम दिया गया है, हुज और विच, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रूल, अब बात करते हैं रूल की। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो ए बी सी है एग्जाम्पल दिया गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि ए नंबर कह रहा है हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पता नहीं हो तो आप वो पूछ सकते हैं कि हु इज प्लेइंग। मान लीजिए कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं या कोई भी खेल रहा है तो पूछ सकते हैं कि कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। तो अगर उसका जो आंसर मिलेगा तो बोल सकते हैं कि सचिन इज प्लेइंग। ठीक है, तो सचिन जो आंसर मिल रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब बी नंबर का बात करते हैं। तो होम का प्रयोग देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए इसका इसका यूज करता है। ठीक है, जो होम होता है इसका किस लिए यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हुम हैज ही इन्वाइटेड, यानी कि वह किसे इन्वाइट किया है वो पूछा जा रहा है। तो जिसे इन्वाइट किया यानी कि वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या हो गया, होम का यूज किया गया। अब तीसरे नंबर की बात करें तो ये हुज है, सी नंबर क्या है, हुज है। तो हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए होता है। मान लीजिए कि एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, तो किताब का मालिक कौन है कैसे पता चलेगा। जैसे सर आए और एक बुक रखा हुआ है उनके टेबल पे, तो सर क्या पूछेंगे कि हुज बुक इज दिस, यानी कि यह किसका बुक है। तो जो हैंड रेज करेगा, हाथ खड़ा करेगा, उसका वो बुक होगा। तो हुज से क्या हुआ कि किसी के मालिक का पता करने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हु, हुम और हुज में अंतर, यानी कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, और हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ का जो ऑनर है उसका पता करने के लिए किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा नोट आप करते चलिएगा। जब आप इसको लिखेंगे तो आपका ध्यान भी इधर रहेगा सेशन की तरफ और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे आसपास के किसी भी चीज़ों से, और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करते चलिए ताकि अब नोट भी बन जाए और बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हैं जब टाइम चाहिए। तो एक बार अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो रिवाइज करने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी कवर करेंगे एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। तो दूसरा नियम क्या करे कि जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, उसके साथ अगर हुम का प्रयोग होता है लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। तो जो प्रीपोजिशन जब भी सेंटेंस में है तो उसके साथ हम हुम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम हु नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हु और हुम में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हु और हुम में आपको अंतर आना चाहिए। तो हु देखिए, हुम लगेगा, किसके साथ लगेगा, तो प्रीपोजिशन के साथ हुम लगेगा लेकिन हु नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बाय हुम वाज रामायण रिटन, यानी किसके द्वारा रामायण लिखा गया था। तो यहाँ जो बाई है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के साथ हुम चलेगा लेकिन हु नहीं चलेगा। ठीक है, हु अगर आया तो आपको वो गलत काट देना है। अगर सेंटेंस दे दिया गया कि बताइए कि ये सेंटेंस सही या नहीं, यानी कि एरर ढूंढना है, तब क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस दिया गया तो आप सबसे पहले देखेंगे कि प्रीपोजिशन दिया गया है कि नहीं, और प्रीपोजिशन के साथ अगर हुम आ रहा है तो सेंटेंस सही है, अगर हुम नहीं आ रहा है तो वो गलत हो गया। जैसे और देखिए यहाँ पे नोट दिया गया, तो ये नोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन देखिए। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है, यह प्रचलित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस उसके सबसे अंत में अगर प्रीपोजिशन आए तो हु का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ रहा है कि हु वाज द रामायण रिटेन बाय, तो इस देखिए यहाँ पे अंतर आपको समझ में आ गया कि हु यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब प्रीपोजिशन एकदम लास्ट में रहेगा। और प्रीपोजिशन पहले आ जाए तो वहाँ हुम का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का।
तो हु और हुम का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ समझ गए होंगे। यहाँ पे अंतर दिखा रहा है कि हु आर यू, तो यहाँ पे हु क्या हो गया कि एक तो प्रीपोजिशन हो गया, आर क्या हो गया एक वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का प्रयोग किया गया। आई डोंट नो हु आर यू, देखिए आई डोंट नो हु आर यू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, तो आई डोंट नो हु यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा, अगर पहले वर्ब ला देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ऊपर की तरफ। अब देखते हैं तीसरा रूल क्या कह रहा है। तो तीसरे रूल की बात करें तो तीसरा रूल यहाँ पे क्या कह रहा है, रुकिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है तो रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब रेड से चलिए पढ़ते हैं। तो रूल नंबर तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है कि रूल नंबर तीसरा कि जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग होगा। मान लीजिए कि दो हो या दो से अधिक कोई चीज़ हो और उसमें से एक का अगर चूज करना है, किसी एक को चीज चूज करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। तो आप ये लिख लीजिए जल्दी से अपने नोटबुक में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, यानी कि यहाँ पे अगर भीड़ में बहुत सारे लोग हैं तो दो से अधिक लोग होंगे। क्राउड मतलब क्या होता है, जो भीड़ होता है। मान लीजिए कि मार्केट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, अब उसमें से पूछा जाए कि उसमें से आपका भाई कौन है, तो वहाँ पे हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग हु का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, तो विच का प्रयोग होगा, क्योंकि जो जब दो से अधिक लोगों में से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग होगा। सेकंड यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है कि हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, तो यहाँ पे भी हु आ गया और यहाँ पे सर्वेंट्स आ रहा है तो प्लूरल आ गया, तो प्लूरल क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। सही क्या होगा कि विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, यानी कि कौन सा नौकर आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं, कैसे, विच लगा के, हु का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि क्वेश्चंस में WH फैमिली के बाद टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लगावे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाक्य वन देखे। लेकिन अगर WH फैमिली दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टेंस का असर्टिव फॉर्म का प्रयोग करें। यानी कि जब क्वेश्चन मतलब WH फैमिली क्या होता है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऐसे ऊपर आपको बताए थे वैसे करना है। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन हो, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा हो WH फैमिली, तो वहाँ पे असर्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो सब्जेक्ट जो होता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद नहीं, ठीक है। ये कब होगा, तो इंट्रोगेटिव में आएगा। अब चौथा नियम यहाँ पे क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो चौथा नियम कह रहा है कि हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है, यानी कि जो भी निर्जीव वस्तु है उसके लिए हुज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। निर्जीव मतलब क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जान प्राण नहीं है उसको क्या बोलेंगे, हुज, निर्जीव बोलेंगे, और उसके लिए हुज का प्रयोग नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ हुज का प्रयोग लिख के काट देंगे, ठीक है। तो हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पे क्या हो गया, हुज बुक इज दिस, यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो यहाँ पे फ्लाईओवर है, ठीक है। फ्लाईओवर का बात किया जा रहा है तो इसके साथ हुज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस का प्रयोग होगा, ठीक है, कि दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हुज का प्रयोग कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब क्या है, नाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके रिलेशन में प्रोनाउन का क्या यूज है वो देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए प्रोनाउन के संबंधित प्रश्न जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अध्याय में भी पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। जो प्रोनाउन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो एक चैप्टर है, ठीक है। इसको भी हम कवर करा देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या रूल रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन देखते हैं, क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का रूल नंबर 1 क्या कर रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन
फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि जो भी पहला सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप जल्दी से नोट कर लीजिए, एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather देन, accompanied बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इन सबको नोट कर लीजिए। और इसके बगल में आपको क्या लिख लेना है कि पोजेसिव प्रोनाउन के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, बस ये लाइन आपको लिख लेना है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है, रीता एज वेल एज, तो देखिए एज वेल एज यहाँ पे आ गया, तो इसके साथ क्या लगेगा देखिए वो हम बता रहे हैं, हर फ्रेंड्स हैज़ डन हर वर्क। तो यहाँ पे देखिए रीता जो फर्स्ट सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हर किसके साथ आया, रीता के लिए आया, क्योंकि रीता फर्स्ट सब्जेक्ट है और रीता लड़की है तो लड़की के साथ हर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पोजेसिव प्रोनाउन मतलब किसके अनुसार आएगा, अगर आप ये सब वर्ड मिलेगा तो जो फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो रीता फर्स्ट सब्जेक्ट है और उसके अनुसार आएगा। दूसरा यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि माई फ्रेंड रीना एलोंग विथ हर सिस्टर इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली। तो यहाँ पे माई फ्रेंड रीना माने कि मेरी कोई दोस्त रीना है, तो वो एलोंग विथ यहाँ पे दे दिया गया। तो एलोंग विथ का प्रयोग क्या करेंगे, कैसे एलोंग विथ आ गया, तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार से पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो रीना के साथ रीना के लिए हर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, हर का, इसलिए यहाँ पे हर यूज होगा। तो ये सही हो गया। तो समझ में आ गया होगा रूल 1 क्या कह रहा है। तो चलते हैं अब रूल 2 के तरफ। रूल 2 की बात करते हैं। तो रूल 2 क्या कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉन बट से जोड़ा जाए तो पोजेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि इन सब वर्ड में के जो भी नज़दीक सब्जेक्ट होगा, जो भी नज़दीक सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वो देखते हैं। जैसे ये क्या क्या है, तो आइदर का पेयर और होता है, ये याद रखना है, नाइदर का नॉर होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है और नॉन का बट होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आइदर में कुछ और भी दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि सेंटेंस सही या नहीं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली के अगर किसी सेंटेंस में दिया गया है तो उसमें बट ऑल्सो जरूर खोजिएगा। अगर नहीं दिया गया है तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस गलत है। ठीक है, नॉन बट के साथ जोड़ा जाता है। तो इन सब के लिए अगर यूज किया जाए पोजेसिव प्रोनाउन तो किसके अनुसार लगेगा, तो जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि नाइदर द स्टाफ मेंबर नॉर, तो देखिए नाइदर नॉर तो आ गया सेंटेंस में। अब हम लोग खोजेंगे कि इसमें इसके नियरेस्ट सेंटेंस को में सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैनेजर यहाँ पे दिया गया है, द मैनेजर, तो मैनेजर के साथ यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि हीज प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मैनेजर के लिए हीज प्रयोग किया गया, टास्क सीरियसली। तो दिया गया नाइदर ऑफ द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, यानी कि ना तो मैनेजर और ना ही जो भी वहाँ के टास्क स्टाफ मेंबर थे वो क्या किए, टास्क को गंभीर रूप से लिए। तो यहाँ पे किसके साथ किया गया, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो जो भी यहाँ पे मैनेजर है उसके अनुसार किया गया। ठीक है, यानी कि मैनेजर क्या है, तो यहाँ का फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, सॉरी नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, तो मैनेजर है, तो उसके हिसाब से करेंगे। नियरेस्ट यानी कि यहाँ की नॉर के साथ कौन है, तो मैनेजर, इसलिए यहाँ पे हीज लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्टाफ मेंबर होता तो हीज नहीं हो जाता, कुछ और लगता। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 3 यहाँ पे। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं कि जब ईच, ठीक है, सेंटेंस में जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी कि इन सब वर्ड का अगर प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो भी पॉजिटिव केस होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार लगेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि नाइदर ऑफ, तो देखिए नाइदर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ बाउट देयर लगेज, यानी कि आवर के स्थान पर हीज का प्रयोग कर। तो यहाँ पे आवर कहाँ लगा है, जहाँ भी आवर लगा है उसके साथ हम क्या करेंगे, हीज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली, तो आवर के स्थान पर हीज का प्रयोग करें। तो यहाँ भी आवर के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, हीज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आवर आपको दिख रहा है उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवर नहीं होगा, यहाँ पे देयर होगा। ठीक है, देयर होगा। ठीक है, देयर दिया गया है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो देयर के जगह पे क्या होगा, हीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आवर आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दिए
कि यहाँ पे जो जहाँ भी देयर मतलब किसके अनुसार हो जाए, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है उसके अनुसार पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे। तो पॉजिटिव केस हिज हो गया, और हिज किसके अनुसार आएगा, तो देयर के जगह पे लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकेंड में आवर है, तो सेकेंड में आवर के जगह पे हिज का प्रयोग होगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और चीज़ें नोट करते चलिए। और अभी अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो आपको खूब समझ में आएगा कि हाँ जो पढ़े थे वो बन रहा है। क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस लेके आएंगे, जैसे ही सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाला, उसके बाद बस क्वेश्चन ही करेंगे, और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आता जाएगा आपको याद दिलाते जाएंगे कि ये आपको बताए थे। तो घबराना नहीं है एकदम, अभी टाइम है बहुत ज़्यादा, आराम से लास्ट में तो बस प्रैक्टिस ही करना है। तो देखिए चौथा रूल क्या करा कि यदि कलेक्टिव नाउन जैसे कि जड़ी हो गया, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, जो समूहवाचक संज्ञा होता है, जो समूह में होता है। कि ज्यूरी किसको बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे जो जजेज होते हैं, जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो जो जजेज का बेंच होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। आर्मी को तो आप जानते हैं वो हमेशा समूह में रहती है। फ्लीट हो गया, क्रेव हो गया, तो इस सब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, जब अगर सब्जेक्ट के रूप में हो ना इन सब का प्रयोग, तो वहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे वो जान लेते हैं। तथा इसके समूह का बोध हो, और इससे किसका बोध कराया जा रहा हो, किसी समूह का बोध कराया जा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा समूह का ही बोध कराता है। तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। यानी कि जब जरूरत होगा तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि इट, इट्स, इटसेल्फ हो गया, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे कि दिया गया है द जरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, जो उनका मतलब जो भी देते हैं अपना सुनाते हैं, ठीक है, सजा वगैरह, तो उसको वर्डिक्ट बोला जाता है। तो जरी हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द जरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट हो जाएगा, देयर नहीं होगा, ठीक है, इट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ के हिसाब से इट्स आया, तो इट्स क्या हो जाएगा, लगेगा, यहाँ पे देयर नहीं लगेगा, देयर गलत है इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो समझ गए होंगे। पांचवा नियम क्या कह रहा कि यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है। तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव जैसे कि दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो इट्स ओपिनियन नहीं हो जाएगा, ठीक है, इट्स के वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे टीम है तो टीम क्या है, पूरे ग्रुप में है, तो इसके साथ हम लोग देयर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे सही दिया गया यहाँ पे देयर्स, तो देयर लगा दिया गया इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो देयर हो जाएगा ना कि इट्स, तो इट्स के वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब प्लूरल एडजेक्टिव हो, जैसे कि दे हो, देम हो, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स हो, तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग कब किया जाता है, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, एक टीम। टीम क्या है कि पूरा एक टीम कब होता है, जब ग्रुप होता है। टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। तो ऐसे जो भी गेम हो रहा है उसमें पूरे प्लेयर को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, टीम बनाता है। और टीम क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। इस वजह से कलेक्टिव नाउन में क्या होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से उसको अगर सेपरेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो पांचवा रूल सही से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे छठे रूल की तरफ। छठा रूल क्या कह रहा है तो देखिए यहाँ पे छठा रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव, यानी कि अगर एंड से कोई जुड़ रहा है, ठीक है, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे कि दे हो गया, देम हो गया, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि राम एंड श्याम, तो एंड से जुड़ रहा है राम और श्याम, और तो इसके लिए क्या होगा, देयर का प्रयोग किया जाएगा। और ये देयर दिया गया है कि ये सारे प्रयोग करेंगे कब, जब एंड से कोई जुड़ रहा है, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन, तब ऐसे प्रयोग करेंगे। तो छठा रूल समझ गए होंगे। तो चलते हैं सातवें रूल की तरफ। सातवां रूल क्या कह रहा है, तो सातवें रूल की बात करें तो सातवां रूल कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा इट, इटसेल्फ का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, न कि दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स का, ठीक है। यानी कि जब सिंगुलर प्रोनाउन हो, ठीक है, और एंड से जुड़ा हो तथा इसके पहले कोई सिंगुलर नाउन के पूर्व कोई आर्टिकल आया हो। आर्टिकल तो आप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पे द आया है, तो द क्या है, एक आर्टिकल है। या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इस
से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो उससे पता चल जाता है कि आर्टिकल कब लगता है, जब एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। तो तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव, तो इसके लिए कौन कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जैसे कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये क्या है, सिंगुलर है। और तथा इट, इटसेल्फ और इट्स का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। तो व्यक्ति के लिए तो हम लोग ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ करेंगे, जबकि वस्तु के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या गया है, देयर आ गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा, देयर के जगह पे हिज लगेगा। ठीक है, तो हिज लगेगा, इसलिए वो तब जाके सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट रूल है 8वां नंबर। तो 8वें रूल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, यदि दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, जैसे कि एंड से जुड़े हो तो तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो इससे दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। अगर जरूरत होगा जिस हिसाब से, वैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और वो एंड से जुड़ा है तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन सेक्रेटरी है, तो इसके पहले भी एक आर्टिकल लगा है। और यहाँ पे ट्रेजर दिया गया, तो इसके पहले भी आर्टिकल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हिज नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा, दो आदमी का यहाँ पे बात हो रहा है कि जो सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजर किसको बोलते हैं, जो खजांची होता है, ठीक है, जो यानी कि खजाने का देखभाल करता है, जो भी चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजर बोलते हैं। तो वो दोनों कब अलग अलग है, अगर एक ही यहाँ पे अगर लगाते, सिर्फ एक लगाते आर्टिकल, तो वो दोनों एक आदमी हो सकता था। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो इंग्लिश के टीचर भी तो हो सकते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश के टीचर भी तो हो सकते हैं, तो दोनों एक आदमी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे लेकिन अलग अलग है, लेकिन अगर हम एक ही यहाँ पे आर्टिकल लगाते तो वो एक का बोध कराता था, तो दो आर्टिकल है इसलिए दो का बोध कराएगा, तो इसलिए हिज ना होके यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा, देयर का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। 9वां रूल क्या कर रहा है, तो 9th नंबर रूल है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन एवं प्लूरल एडजेक्टिव का। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सेंटेंस दे दिया गया जिसमें सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हो तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन, जितने भी सिंगुलर नाउन आएंगे उसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो वाक्य के जो होता है उसमें सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका किसका प्रयोग होगा, तो सब कुछ सिंगुलर होगा, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे की तरफ। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, वाज लग गया है, तो वाज लगा है, सॉरी देयर लग गया है, वाज थोड़े ना लगा है, यहाँ पे देयर लग गया है, तो देयर के वजह से ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सही क्या होगा, हिज लगेगा, क्योंकि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। तो हिज क्या हो गया, एक सिंगुलर हो गया, इसलिए सिंगुलर लगेगा। देयर प्लूरल हो जाता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एवरी से शुरू हुआ है और इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हिज का प्रयोग होगा। 10वें रूल की बात करें तो 10वां रूल क्या कह रहा है कि मेनी ए या एन दिया हो, किसी सेंटेंस में मेनी ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, जब इसका प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करें, ठीक है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तब सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया गया है मेनी ए सोल्जर, ठीक है, हैज, तो यहाँ पे जो हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एसपी मतलब सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो सेंटेंस क्या कर रहा है कि मेनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। नेक्स्ट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल अगर देखें तो पहला रूल क्या कह रहा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में ईच ऑफ दिया हो, नाइदर ऑफ दिया हो, या आइदर ऑफ दिया हो, या फिर नाइदर ऑफ दिया गया हो, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये वाला तो गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर यूज किया गया, ठीक है, बॉय यूज किया गया, तो बॉय के जगह पे बॉयज होगा और वो सही होगा, क्योंकि ईच ऑफ आया है वर्ड में, सेंटेंस में, ठीक है, ईच वर्ड क्या है, ईच ऑफ सेंटेंस में आया है, इसलिए सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा नियम का बात करें तो दूसरा नियम क्या कह रहा है, ईच ऑफ
आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया तो इसमें ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ दिया गया तो उसके बाद जो भी प्लूरल नाउन प्रयोग होगा उसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर, एनी के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और सिर्फ ईच और आइदर या नाइदर या फिर एनी का बात करें तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे द भी आ गया और ईच ऑफ आया है तो बॉयज भी हो गया प्लूरल नाउन, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा। तो समझ गए पूरा नियम अच्छे से। तीसरे नियम की तरफ अब चलते हैं। तीसरा नियम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो रूल 3 है, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। यानी कि अगर ईच सेंटेंस में ईच आ रहा और वो सब्जेक्ट के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ये वाला छोड़िए जो गलत है, इसको छोड़ दीजिए, अब सही वाला देखिए कि वी, तो वी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो ईच इसमें आ गया है, तो यहाँ पे जो हैव है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग, यानी कि ये समझ गए सेंटेंस, यहाँ पे क्या किया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ईच दिया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग हो तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का के पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नियम। नियम क्या कर रहा है, तो चौथा नियम की बात करें तो चौथा नियम कर रहा है कि बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। देखिए बोथ का प्रयोग बस दो ही के लिए यूज होता है। मान लीजिए कि दो से ज़्यादा करना होगा तो बोथ हम लोग नहीं करेंगे, तो बोथ का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु का अगर बोध कराना हो तो करेंगे। जैसे कि बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिल्टी, यानी कि मान लीजिए कि दो जो स्टूडेंट थे, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, यानी कि दो का बात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे बोथ लगा और दोनों को दोषी करार दिया गया। देखिए बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस जो निगेटिव हो, जिसका सेंस क्या हो, निगेटिव आ रहा हो, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस आ रहा हो तो उसमें हम लोग बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि दिया गया है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, तो नॉट आ गया ना यहाँ पे, इसलिए ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ये बस नाइदर ऑफ देम इज गोइंग लगा सकता है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, यानी कि सकारात्मक बना देंगे, तब जाके हम यहाँ पे, नहीं तो नाइदर लगा सकते हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग, ठीक है, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नाइदर लगा देंगे ना कि बोथ लगाएंगे, समझ गए। नकारात्मक में बोथ का प्रयोग नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये लास्ट है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लास्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो बस इतना ही है और आगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम लोग आपके गाइड से कवर करेंगे। इसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, जो आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अभी बस आपको अपने बुक पे ध्यान देना है, ठीक है। आपका जो भी बुक है उस पर ध्यान देना है, और उसके बाद से आगे देखेंगे, फिर जो भी होगा अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ना है। क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या होता है, इसका प्रयोग पढ़ना है। तो पहला नियम है, एक ही नियम है इसमें। नियम क्या कर रहा है कि यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट का ही यूज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर उसका प्रयोग किया जा रहा हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस कौन लगेगा, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वन, तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, वन सेल्फ का प्रयोग होगा, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा, समझ गए। तो सब्जेक्ट के जब रूप में हो किसी का प्रयोग, वन का प्रयोग, तो इसका नॉमिनेटिव केस वन लगेगा और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ लगेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, यानी कि समझ गए इसका कि यहाँ पे देखिए वन दिया गया सब्जेक्ट के रूप में, तो इसलिए वंस और वन सेल्फ इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, समझे। दूसरा नंबर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि किसी एक को अपना जो प्रॉमिस है उसको हमेशा रखना चाहिए। तो यहाँ पे नोट क्या दिया गया वो समझ लीजिए। तो प्रोनाउन से संबंधित सवाल क्वेश्चन टैग अध्याय में भी आते हैं, तो क्वेश्चन टैग अध्याय देखें, तो उसके लिए आप क्वेश्चन टैग हम आपको कवर कराएंगे। वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन टैग हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे उसका, तो वो देखना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रोनाउंस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी लंबा और लेंथी चैप्टर था, तो कैसे जैसे तैसे करके 3 लेक्चर में ख़त्म हुआ। तो तीनों लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा, और उसके बाद से हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके पहले एक बार रिवाइज करके आइएगा, हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।